मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किसको कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किसको कहते हैं, इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब से है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब से है? तो अगर हम लोग प्राचीन काल में जाएं, पूछा गया क्वेश्चन है बीएड एग्जाम में, चाहे यूपीएससी में, बीपीएससी में, रेलवे में, दरोगा में, बिहार पुलिस में, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत प्राचीन काल में इसकी झलक कहाँ से मिलती है, या फिर ग्राम पंचायत की विशेषता किस वंश में शुरुआत में प्राप्त हुई थी। तो ये चोल वंश में, चोल वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्राचीन काल बोला जाए तो इसकी शुरुआत हो कहाँ से हुआ था? चोल वंश से। और इसका पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है? लोकल लेवल पर व्यवस्था करना, सरकार के तरह ही जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार वहां पे है, इसी तरह से लोकल लेवल पे ये व्यवस्था होती है। पंचायत स्तर पर इसको व्यवस्थित किया जाता है और इसके लेवल पे मुखिया चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, प्रमुख उप प्रमुख चुने जाते हैं और फिर जिला परिषद वगैरह चुने जाते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था को एक लोकल लेवल पे चलाने की व्यवस्था बनाई गई। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थान का मतलब होता है लोकल और स्वशासन का मतलब होता है अपने से शासन करना, यानी लोकल स्तर पर सत्ता को चलाया जाता है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर सत्ता को चलाया जाता है। यही है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है इसको, यानी कि लोकल लेवल पर शासन, अर्थात स्थानीय स्तर पर या लोकल लेवल पर सत्ता को चलाया जाता है। अब देखिए, सत्ता को अगर लोकल लेवल पे चलाया जाने लगा तो सत्ता का केंद्र एक जगह तो अब रहा नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, दोनों जगह हो गया। सरकार भी चला रही है और लोकल लेवल पे यहाँ के व्यक्तियों को भी दिया जाता है सत्ता को चलाने के लिए। इसलिए इस तरह से कह सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, अभी हम जस्ट बोले थे केंद्र एक जगह नहीं रहा, दो जगह हो गया, इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, अर्थात सत्ता के दो केंद्र हो गए। अभी ही बोले थे आप लोगों को कि सत्ता का दो केंद्र हो गया, एक सरकार लेवल ऊंचे लेवल पे और दूसरा हो गया लोकल लेवल पे, जो यहाँ के लोगों को सत्ता को लोकल लेवल पे चलाने के लिए दिया गया, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, ये सभी लेवल हो गए, जिला परिषद हो। इसका हम लोग बाद में डिटेल अभी देखेंगे कितने स्तर में बांटा गया था पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की पहली झलक। अभी हम जस्ट बोले हुए थे किस वंश में प्राप्त हुई थी? चोल वंश में। अगर प्राचीन काल की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत या फिर इसकी जो ग्राम पंचायत की जो विशेषता पाई जाती है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किस काल में ये पाई जाती है? तो ये चोल काल में। इंपॉर्टेंट है, सभी जगह एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये मध्यकालीन भारत में किस वंश में? ये प्रायः क्वेश्चन एग्जाम में नहीं उठता है, ये एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठता है, लेकिन मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश में इसकी झलक थोड़ा बहुत मिलता था। मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश में ये इसकी झलक थोड़ा बहुत मिलता है, जब अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने किए थे, ये थोड़ा थोड़ा व्यवस्था किया था। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर विशेष बल दिया था। जब आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो लॉर्ड रिपन नाम के ये वायसराय थे जिन्होंने इस पर थोड़ा बहुत जोर दिया था, बहुत जोर दिया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जोर दिया था। इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्तर पे इन्होंने व्यक्तियों को तैयार किया शासन चलाने के लिए। यहाँ के सड़क, शिक्षा, ग्रामीण स्तर के नालान, इस सब पे ध्यान देना
शुरू करवाया था, लोकल लेवल भारतीय आदमियों के द्वारा ही यहाँ पे शुरू किया गया था। इसीलिए इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जब तक भारतीय लोगों की भागीदारी लोकल लेवल पे नहीं होगी तब तक हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था को मजबूत नहीं बना सकते। धीरे धीरे हमको भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज कहा था। अब देखते हैं, भारत की आजादी के बाद संविधान को जब लागू किया गया, इसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया, जो महात्मा गांधी जी का भी सपना था। कहने का मतलब है, जब भारत पहले तो प्राचीन काल में चोल काल, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत में थोड़ा बहुत खिलजी वंश, तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हुआ था आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा, इस पर बहुत जोर दिया गया था स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था पे। लेकिन आधुनिक आजादी, जब भारत की जब आजादी हुआ तब ग्राम पंचायत का गठन किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी इस पर जोर था। जब तक ग्रामीण लेवल की भागीदारी नहीं होगी सत्ता में, तब तक जो है ये सफल नहीं हो पाएगा भारत जल्द धीरे धीरे, क्योंकि अधिकतर लोग ग्रामीण में ही बसते हैं। भारत की आबादी अधिकतर कहाँ बसते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों की भागीदारी को निश्चित किया जाएगा लोकल लेवल पे, जैसे वार्ड बनेंगे, मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, प्रमुख बनेंगे, उप प्रमुख बनेंगे, उन लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया और उन पर कार्य दिया गया। धीरे धीरे उनको कार्य बांट दिया गया कि आपको क्या क्या करना है, ये सब डिसाइड कर दिया गया। अब देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत बार क्वेश्चन उठा है। तो ये अनुच्छेद 40 के तहत इसका गठन किया गया था। कोई भी पूछेगा ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है या गठन किस अनुच्छेद में है, 40 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 40 किस भाग में था? भाग 4। उस टाइम नहीं, अभी भी 4 में ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गांधी जी का फेवरेट भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्लियर था कि होना चाहिए, ये नहीं कि करना पड़ेगा। आपके पास अगर संसाधन है, कि सरकार को कहा गया आपके पास अगर संसाधन होगा तो इसको करिएगा, निश्चित करिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया था? ऐसे तो इसका एक अलग टॉपिक ही है, चैप्टर ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो ये आयरलैंड से। क्लियर है? आयरलैंड, ये आयरलैंड से लिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम कौन सी समिति बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अमरीश पुरी के बलवंत राय नहीं है, ये बलवंत राय व्यक्ति का नाम हुआ जो इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ये गठन किया गया था। लेकिन ये पंचायती राज से संबंधित डायरेक्टली नहीं है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित था। जिन्होंने कहा था कि सुझाव दिया था अपने रिपोर्ट में 1957 में इसका गठन किया गया, जनवरी 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? नवंबर 1957। तो बलवंत राय समिति का रिपोर्ट आया नवंबर 1957 ईस्वी में। इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
यानी कि सत्ता एक जगह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। लोकल लेवल पे भी लोगों को की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा था। इनके बातों को सुझावों को इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। देखते हैं, तो इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से सौंपा, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। यानी 3 स्तर पे पंचायती राज होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 स्तर के ये पंचायती राज व्यवस्था। कौन कौन स्तर था, इसको अब हम लोग देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। क्लियर है। अब देखते हैं राजस्थान का कहाँ, नागौर। ये 2 अक्टूबर को शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बने, तीसरा राज्य बने तमिलनाडु। अब देखते हैं त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति का जो रिपोर्ट था उसमें त्रिस्तरीय संरचना की बात कही थी, तो यही है त्रिस्तरीय संरचना। पहला है ग्राम पंचायत, सबसे निचला स्तर। ग्राम पंचायत सबसे लो लेवल का होता है, वो ग्राम पंचायत होते हैं, उसके प्रधान मुखिया होते हैं। इसमें ग्राम स्तर का शासन होता है, यहीं पे मुखिया होते हैं, यहीं पे सरपंच भी होते हैं, वार्ड आते हैं, सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं पंचायत समिति, ये भी बीच वाला है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है और ये बीच वाला है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल का, प्रखंड स्तर का ये होता है। इसके प्रधान को, इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, इसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। क्लियर है। या गांव के समूह पर शासन करता है, यानी कि सभी गांव, वहां के सभी गांव, 2-4 गांव, 10 गांव मिल के एक प्रमुख का गठन करते हैं, प्रमुख बनते हैं वहां से, और एक उप प्रमुख भी होते हैं। क्लियर है। और ये गांव का ये समूह का नेतृत्व करता है, यानी कि ये ब्लॉक में बैठते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं जिला परिषद, सबसे बड़ा लेवल। इसमें जिला परिषद जिला स्तर के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। इसके प्रधान होते हैं जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, यानी कि जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं ये उसके प्रधान होते हैं। कहने का मतलब अब हम लोग इसकी त्रिस्तरीय संरचना को देख चुके हैं। 3 स्तरीय संरचना में देखे, पहला था ग्राम पंचायत लेवल, दूसरा है प्रखंड लेवल और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होंगे, उसका स्तर गांव के लेवल का होगा, एक गांव से रिलेटेड होगा। दूसरा है पंचायत समिति जो बनते हैं, वो कई पंचायत समिति जो बनते हैं उसमें से एक प्रमुख की नियुक्ति होती है, प्रमुख बनते हैं, उप प्रमुख बनते हैं, और उसका काम होता है वो प्रत्येक गांव, मतलब 2-4 गांव, 10 गांव मिल के उससे प्रमुख की नियुक्ति होती है, सब मिल के चुनते हैं प्रमुख को, पंचायत समिति से ही प्रमुख चुना जाता है। तो उसका हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो इसमें देखते हैं प्रमुख का काम होता है ब्लॉक में बैठना, गांव, 2-4 गांव, 10 गांव, जिसके भी जितने भी उसके हैं, उसके प्रमुख जो हैं उस गांव के बारे में जानकारी ब्लॉक में बैठ के बीडीओ साहब को देते हैं। तो ये क्लियर सी बात है, या गांव के समूह पर शासन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं जिला परिषद जैसा कि हम लोग अभी पढ़े, जिला परिषद में चेयरमैन होते हैं और वो जिला से रिलेटेड वो मॉनिटरिंग का काम करते हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल का जो भी काम होता है उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसको देखरेख करते हैं, यानी कि प्रमुख के भी ऊपर हैं जिला परिषद। क्लियर। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समिति, यानी कि समितियां, कौन कौन सी कमेटी बनी थी। ये धीरे धीरे बहुत सारे समितियां बनी। सबसे पहला तो बलवंत राय मेहता समिति था, जिसको हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं यहाँ बलवंत राय समिति
बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 ईस्वी में बना था, और इसका काम था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का। क्लियर है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का काम इसका था, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। अब दूसरा है अशोक मेहता समिति। दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था, यानी 1977 में हुआ था, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की बात कही थी। द्विस्तरीय में कौन कौन स्तर थे इसके? जिला स्तर था और दूसरा प्रखंड था। इन्होंने ग्राम पंचायत को नहीं बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके बाद को इग्नोर किया गया। ये द्विस्तरीय बनाने की उसकी बात को बड़े राज्यों में लागू नहीं किया गया, लेकिन इनके बातों को इग्नोर तो किया गया, लेकिन 20 लाख से कम आबादी वाले 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में इसकी बात को लागू किया जा सकता है, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है जी.वी. के राव समिति। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करने की सलाह दी थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करने की सलाह दी थी, और इसका गठन 1985 में हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था जो पहले से चल रहा था 1959 से जो चल रहा था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, उसको इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, मतलब सुझाव दिया, और इसके बाद पे अमल भी किया गया, और उसको संवैधानिक दर्जा बाद में देखेंगे हम लोग पार्ट 2 में। पंचायती राज व्यवस्था का जब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसको संवैधानिक दर्जा इनके बातों पे दिया गया था। तो संवैधानिक दर्जा देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको दिया गया, और इसे लागू भी 24 अप्रैल को किया गया था 1993 में। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 1993 में 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इनको लागू किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, यानी कि एल.एम. सिंघवी समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पार्ट 2 में क्लियर करेंगे और अच्छे से। इनके अलावा गॉडगिल समिति, हनुमंत राव समिति तथा थुंगन समिति का गठन किया गया था। बहुत सारे समिति का गठन किया जाता है। उसको फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1। तो पंचायती राज व्यवस्था के पार्ट 1 में हम बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने कि चोल वंश में इसका शुभारंभ माना जाता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत की झलक चोल वंश से प्राप्त होता है। दूसरा तो खिलजी वंश से प्राप्त होता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्यकालीन भारत में उतना ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ा था, इसमें उसकी झलक नहीं मिलती थी, क्योंकि मध्यकालीन भारत में उतना ज्यादा कहीं भी देखने को इसका प्रभाव नहीं मिला था। फिर भी खिलजी वंश दिया रहता है, तो खिलजी वंश में इसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिला था। जब अलाउद्दीन खिलजी शासन में थे तो उन्होंने बाजार वगैरह नियंत्रण किया था, बहुत सारा ग्राम एक शासन का ढांचा तैयार किया था, वेतन उतन लागू किए थे, सिपाही सबको वेतन, नगद वेतन देने की प्रक्रिया को शुरू किया था, तो उसका एक ढांचा वहां पे मिलता है। लेकिन आधुनिक भारत में अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया था, बहुत ज्यादा ही जोर दिया था। इसी कारण से उन्होंने कहा था कि भारतीयों की भागीदारी यहाँ पे निश्चित करना होगा। अगर हमको यहाँ कोई भी चीज को सफल करना है लोकल लेवल पे, तो भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसीलिए उसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। वो आधुनिक भारत हो गया। लेकिन आजादी के बाद अगर बात किया जाए तो पहली समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में इसका गठन होता है। इन्होंने 1957 में ही जनवरी में गठन हुआ, नवंबर में अपना रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें इन्होंने
सत्ता का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था, यानी कि सत्ता को विकेंद्रीकरण करिए, एक जगह ना रख के सत्ता को दो जगह करिए। मतलब लोकल लेवल भी होना चाहिए और सरकार का तो है ही, पहले से था ही, तो ये दोनों तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसके सुझाव पे त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की बात कही गई थी, तो वो भी क्लियर सी बात है, बहुत ही अच्छा सुझाव था। उस पे सरकार ने बहुत ज़्यादा माना और उसको शुरू भी कर दिया। राजस्थान के नागौर में पहला पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे इसका शुरुआत किया गया था। क्लियर है? देखिए, एक बात हम बता देते हैं, बच्चा लोग पढ़ना ज़रूर चाहिए। इस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन हमेशा उठता है और बच्चा लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो देना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है और इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो हम लोग पार्ट 1 आज पढ़े हैं, तो उसमें देखे राजस्थान में शुरू किया गया, फिर आंध्र प्रदेश आए, फिर तमिलनाडु आए, दूसरा तीसरा राज्य, फिर धीरे-धीरे सभी राज्यों में ये शुरू हो गया था। नेक्स्ट जो हम लोग देखे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति थी, तो समिति तो पहला तो हम लोग क्लियर कर ही चुके थे, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में आया था। 3 स्तर थ्री टायर का था, तो 3 लेयर कौन-कौन था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट आते हैं अशोक मेहता समिति, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय उसका जो सुझाव था वो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड लेवल, उसके उस सुझाव को वहां पे लागू किया गया। पहले तो इग्नोर किया गया, लेकिन वहां पे बोला गया लागू करेंगे जहां पे 20 लाख से कम आबादी हो राज्य का। अब आते हैं जीवी के राव समिति, बहुत सारी समिति थी, लेकिन मेन समिति एलएम सिंघवी समिति है फ्रेंड्स। 1986 में इसका गठन हुआ था। इसी समिति में संवैधानिक दर्जा देने का कार्य हुआ था। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब है, उसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, 5 साल पे चुनाव होंगे, ये सारे चीज को उसमें कहा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, इनके अलावा बहुत सारी समिति थी, गॉडगिल समिति, हनुमंत राव समिति और लास्ट था थुंगन समिति। तो ये सारे चीज हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पार्ट 2 इसका पढ़ाएंगे कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला, कब मिला, कैसे मिला और इसमें क्या-क्या प्रावधान थे। ये सब ही हम लोग पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में आते हैं, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।